हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज जो हम एसएसटी का एक पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि एक सैम्पल पेपर है और जो सीबीएसई ने पब्लिश किया है। तो ये जो सैम्पल पेपर है ये आपके फर्स्ट टर्म का है, जिसमें टोटल मार्क्स जो है 40 हैं और इसकी टाइमिंग जो है 90 मिनट है। 60 क्वेश्चन जो है आपको वो सोल्व करने हैं। तो ये प्रैक्टिस का सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है। तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपकी एग्ज़ाम में कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारा जो संसाधनों का यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम किस स्तर पे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक, ये तीन जो है हमारे क्लासिफिकेशन है। लेकिन जो डी दिया हुआ है कम्युनिटी, सामुदायिक, ये क्लासिफिकेशन नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा डी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो पहले ठीक से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर के पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। तो हमने फोकस करना है कि उसमें नहीं या नो दिया हुआ है या फिर यस दिया हुआ है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है। तो झूम फार्मिंग नोन एज इन वेस्टर्न घाट। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन है, खिल, क्रुआ, कुमारी और कोमान, चारों ही झूम कृषि के एग्जाम्पल है। लेकिन अलग अलग स्टेटों में झूम कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पहला खिल है, तो खिल जो है हिमालयन बेल्ट में कहा जाता है। अब दूसरा ऑप्शन है क्रुआ, तो क्रुआ जो है वो झारखंड में इसका नाम है झूम खेती का। कुंवारी, कुंवारी जो है बेसिकली वेस्टर्न घाट में इसका नाम है। जबकि कोराम जो है ये नाम जो है झारखंड में या उड़ीसा में इसका नाम है। तो हमारे जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा कुंवारी, कुमारी। तो सेकंड ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल देना है। तो हमें यहाँ जब समझना जरूरी है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, ए सिंगल क्रॉप ग्रोन और ऑन ए लार्ज एरिया एज रॉ मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला चाय, टी, कॉफ़ी, रबर और ऑल ऑफ अबव। तो हमारा जो आंसर इसमें डी होगा, क्योंकि टी, कॉफ़ी और रबर तीनों ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर रोपण कृषि के एग्जाम्पल है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। सबसे पहले है शुगर कैन, वीट, राइस एंड वाटरमेलन। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है, सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो है शुगर कैन और हमारा आंसर भी ए है। शुगर कैन को ऑलमोस्ट कंप्लीट यानी कि ग्रो करने में 1 ईयर लगता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडिया, चीन, जापान और बांग्लादेश। अब इस ऑप्शन में अगर आपको इसके आंसर भी सही से नहीं मालूम है तो आप इसमें एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बांग्लादेश एक बहुत ही छोटा देश है, जापान भी छोटा देश है। अब चीन और भारत दो बड़े देश हैं। और मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन में यानी कि जो उत्पादक के रूप में बात करें तो चीन लगभग सभी देशों में नंबर 1 आता है। तो पाँचवें क्वेश्चन का हमारा आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें बताना है एक रेशेदार फसल कौन सी है। रेशेदार फसल को हम फाइबर क्रॉप्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन गिवन है कपास, जूट, सन, यानी कि कॉटन, जूट और हेम्प। सन को हेम्प कहते हैं। फोर्थ हमारा आंसर है ऑल द अबव। अब इसमें जो हमारी कॉटन, जूट और हेम्प जो हैं तीनों ही रेशेदार फसल यानी कि फाइबर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम चुनेंगे ऑप्शन डी। तो सिक्स क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा डी। आप सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति मतलब ब्लड लेस रेवोल्यूशन। तो एक दिया हुआ हमारे पास, हमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भूदान, ग्रामदान मूवमेंट, रशियन रेवोल्यूशन, सेकेंड वर्ल्ड वार एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन।
अब इसमें हमें समझना है कि जो हमारा पहला ऑप्शन है भूदान ग्रामदान मूवमेंट, ये इसका आंसर है। भूदान ग्रामदान जो आंदोलन था वो भारत में विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, आरंभ किया था। विनोबा भावे को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। तो विनोबा भावे ने गांव-गांव में जाकर ऐसे किसानों के लिए भूमि का दान मांगा था जिनके पास अपनी खेती करने के लिए भूमि नहीं थी, यानी कि जो जो गरीब किसान थे, और उसमें बहुत हद तक उनको सफलता भी प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए इस आंदोलन को ब्लड लेस रेवोल्यूशन या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। तो 7वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ए, भूमिदान ग्रामदान मूवमेंट। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन, भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन different level of the government in the exercise of their respective powers। तो हमारा पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नर। तो हमारा इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है दो स्टेट के बीच में या स्टेट या केंद्र के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका निपटारण जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो हमारे 8th क्वेश्चन का आंसर बनता है ए, सुप्रीम कोर्ट। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इज देयर इन द इंडिया? तो पहला यूनिटरी जिसको एकात्मक कहते हैं, दूसरा सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीकृत, तीसरा है फेडरल संघात्मक। तो इसमें 9th क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा सी, फेडरल संघात्मक। फेडरल और संघात्मक जो शब्द है उसका मीनिंग होता है दो स्तर की सरकार, जैसे कि भारत में स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और केंद्रीय सरकार अलग होती है। तो 9th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा सी। आप 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है स्थानीय स्वशासी निकायों में से कम महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो एट लीस्ट सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में फीमेल्स के लिए या वुमेन्स के लिए कितनी % सीट जो है रिजर्व है? तो इसमें दिया हुआ है 1/3, आधे से अधिक, 2/3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 1/3 यानी कि ऑप्शन ए। तो 10th क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 1/3। 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो 11th क्वेश्चन है उसको देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूची में रखा गया है। तो हमें बताना है अनुसूची नंबर क्या है, 6, 7, 8, 6 एंड 12। तो लैंग्वेज आर इंक्लूड इन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7th, 8th, 6th एंड 12th। तो जो हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं उनको हमें हमारे संविधान में 8th शेड्यूल में यानी कि 8वीं अनुसूची में रखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय राज्य या राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है? विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविज़न अंडर आर्टिकल्स 371। तो 371 जो आर्टिकल्स है उसके अंडर में कौन से स्टेट को स्पेशल जो है प्रोविज़न प्राप्त हैं, जैसे असम, अरुणाचल और नागालैंड। अब इन तीनों को ही विशेष जो स्पेशल प्रोविज़न है वो प्रोवाइड किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। आप जैसे अगर हम बात करें 371, तो 371 के अंडर में महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड है। इसी तरह से 371A इसके अंदर नागालैंड को, 371B में आसाम को और 371H में अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश को 371H में विशेष अधिकार मिले हुए हैं और आसाम को मिले हैं 371B में। लेकिन यहाँ पे 370 बताया हुआ, तो 371 में बेसिकली तीनों ही आएंगे, तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो हमारा जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, हम इसको निशान लगाएंगे क्योंकि 371 में तीनों ही विशेष यानी कि अंडर स्पेशल प्रोविज़न हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। वैलोनिया क्षेत्र के निवासी मुख्यतः किस भाषा को बोलते हैं? तो विच लैंग्वेज इज बीइंग मेनली स्पोकन इन वैलोनिया रीजन? वैलोनिया रीजन में जर्मन, फ्रेंच, सिंगला और डच।
अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बेल्जियम की बात कर रहे हैं, बेल्जियम की बात हो रही है। बेल्जियम में फ्रेंच और डच ये दो मुख्य भाषा बोली जाती हैं, लेकिन जो वेलिनिया रीजन है उसमें फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ पे 40% लोग जो है फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो 13 जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ऑप्शन जो है बी होगा। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ है। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये आपके बुक में भी दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको समझना जरूरी है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है और दूसरा हॉरिजेंटल होता है। जैसे आपने भी देखा होगा मैथ में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, वर्टिकल लाइन इस तरह से होती है जबकि हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से होती है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो वर्टिकल इस तरह से होती है। तो वर्टिकल मतलब डिफरेंट लेवल पे, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, और वर्टिकल मतलब सेम लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं हुआ है, तो किस में, तो इसमें हमारा आंसर आएगा श्रीलंका में। तो भारत, श्रीलंका और बेल्जियम में से श्रीलंका में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो नहीं हुआ है। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि, तो बेसिक प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी का क्या है कि सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत, तो सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जनता से, नेता से, प्रशासनिक अधिकारी या राज्यपाल। तो इसका आंसर हमारा ए यानी कि पीपल, जनता होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है, स्रोत बेसिकली सोर्स की बात कर रहा है, तो सोर्स जो है वो पीपल से यानी कि जनता से प्राप्त होता है, क्योंकि जनता ही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में चुन के सरकार का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है कथन को, हमें असत्य कथन कौन सा है उसको ढूंढना है। तो जैसे दिया हुआ प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये ऑप्शन तो राइट है, हमें ढूंढना है फॉल्स। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक जो क्षेत्र है औद्योगिक, तो ये भी ट्रू है। मत्स्य पालन द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ये गलत है, ये हमारा आंसर गलत है। तो मत्स्य पालन जो फिशरीज जो होती है वो सेकंड रीजन में नहीं आती, फर्स्ट में आती है, प्राइमरी में। तो हमारा वो आंसर जो है इसमें सी होगा, यानी कि 16 क्वेश्चन का जो आंसर है सी, क्योंकि बैंकिंग सेवाएं ये थर्ड क्षेत्र में आती हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर जो है 16 क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा सी। तो स्टूडेंट 17 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें है मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द डाटा ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें हमारा पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन, इसका व्यापार संगठन है तो इसका कोई विकास सूचकांक से कोई कनेक्शन नहीं है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम, तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम जो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको पब्लिश करने का काम जो है, इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करने का काम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है 17 क्वेश्चन में सी होगा। अब 18 जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बेसिक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो 18 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर लड़की, परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग मे बी डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। तो पहला ऑप्शन है अपने भाई की जितनी स्वतंत्रता, अपने स्वयं के निर्णय ले सके, विदेश में पढ़ाई कर सके, या ऊपर तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। अब अगर हम इंग्लिश में हम इनको देखें तो सी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, सी इज एबल टू टेक हर ओन डिसीजन, और शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रोड। तो इसमें हमारा आंसर जो है डी बनेगा, क्योंकि ऊपर की जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये ही एक विकास के लक्ष्य हो सकते हैं शहरों में रहने वाले लड़कियों या लड़कों के लिए। तो 18 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर डी है। और 19 जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है।
तृतीयक यानी कि टेरिटरी जो सेक्टर होता है उसका हमें एक एग्जाम्पल बताना है। तो संचार, बैंकिंग, परिवहन और तो तृतीयक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन, बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों ही टेरिटरी सेक्टर के एग्जाम्पल है, यानी कि तीनों ही टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा? डी। तो 19 क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। अब 20 क्वेश्चन है, सुदीप को बिना बताए उचित कारण के बिना नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, तो वह किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो सुदीप मे नॉट बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब विदाउट स्टेटिंग एनी वैलिड रीजन। तो हमें इसमें से चुनना है एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ए और बोथ, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। तो इसमें हमारा अगर किसी भी व्यक्ति को, जैसे सुदीप है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर बिना कारण बताए जॉब से नहीं हटाया जा सकता, तो उसका सिंपल एग्जांपल है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, यानी कि संगठित क्षेत्र में काम करता है। तो 20 क्वेश्चन का हमारा आंसर बी हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन में दिया हुआ इनमें से कौन सा विचार जिउसेप्पी मैत्सिनी का नहीं है? तो इसमें इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है, राजशाही का समर्थन। अब ये ऑप्शन जो है ये नहीं है, क्योंकि राजशाही का समर्थन नहीं किया था उन्होंने, राजशाही का विरोध किया था। तो इसमें 21 क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो सी है। अब 22 क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का राजा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, प्रशांक का राजा और प्रशांक का प्रधानमंत्री। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा बी, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। तो 23 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फैटिक लिस्ट कौन थे? तो हु वाज फैटिक लिस्ट? म्यूजिशियन, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट एंड आर्टिस्ट। एक्चुअली जो फैटिक लिस्ट थी वो जर्मन इकोनॉमिक्स थे, हु डेवलप द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो हमारा जो 23 क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा सी होगा, यानी कि इकोनॉमिक्स। अब 24 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जर्मेनिया चित्र बनाया था? तो हु प्रिपेयर्ड द पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ए, फिलिप वेट। फिलिप वेट ने जर्मेनिया जो एक चित्र जो बनाया था, जो कि एक सिंबल था। एक्चुअल जर्मन जो था एक पर्सोनिफिकेशन था जर्मनी में फ्रीडम के लिए। 25 क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने कहा था कि मैसेनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। अब मैजिनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ड्यूक मैकलिन, नेपोलियन, आप इमोलियन विक्टर एंड इमोलियन विक्टर 2। तो ये फर्स्ट है और 2। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा। 25 क्वेश्चन में ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि मैत्सिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। अब इसके बाद 26 क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन में हमें चूज करना है। तो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है? तो एक नहीं पे फोकस करना है हमें, इटली के एकीकरण के लिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ए, बी, सी और डी दिया हुआ। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, जुसेप्पे मैत्सिनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की। प्रधानमंत्री काउर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ये भी ठीक ऑप्शन है। 1861 में विक्टर एमुलन द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया। तो ये भी कनेक्टेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है। ओटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण के सूत्रधार थे। ये गलत है, ये संबंधित नहीं है इटली के एकीकरण से। ये जो हमारी स्टेटमेंट है, फैक्ट्स, ये कनेक्ट नहीं है। तो 26 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर डी आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं 27 क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या बताना है? कथन जो सत्य है। तो 1804 यानी कि नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में जो सही है, यानी कि नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804। तो की फीचर्स हमें बताने जो से रिलेटेड है। जैसे पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, इसमें जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया। इसमें प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, यातायात और संचार
की जो सुविधाएं थी उसको सुधारा गया। तो चौथा है, इसमें संहिता में फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को भी लागू किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर जैसे इंग्लिश में हम देखें तो क्या दिया हुआ, इट टूक अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो बर्थ के आधार पे जो विशेष अधिकार थे उनको सबको हटा दिया गया। सिंप्लीफाई किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया। दिस कोड वाज एक्सपोर्ट टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब हमें क्या बताना है, तो बेसिक जो फीचर है नेपोलियन सिविल कोड उसकी बतानी है। तो इसमें बेसिकली हमारे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ही ऑप्शन ठीक हैं, इससे रिलेटेड है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। तो 20th क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है, हैम्सबर्ग साम्राज्य में इतावली समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था। फर्स्ट। सेकंड दिया हुआ है, जुप्से मैत्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के राज्यों के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। थर्ड वन, जुप्से मैत्सिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। और फोर्थ स्टेटमेंट है, 1861 में विक्टर एमुलुएन द्वितीय ने सोम को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया। तो चारों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो हमारा जो 28 क्वेश्चन है इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो डी रहेगा, सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑल दो स्टेटमेंट आर ट्रू। 29 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सही मिलान की पहचान करनी है, यानी कि जो सही मैच है, फाइंड द करेक्ट मैच, उसकी हमें पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिस्मार्क इटली, मैत्सिनी जर्मनी, कावूर ब्रिटेन और मैक्रेन ऑस्ट्रेलिया। जैसे बिस्मार्क इटली, एक्चुअली बिस्मार्क जो है वो लीडिंग फिगर थे जर्मनी के, तो ये मैच सही नहीं है। और मैसिनी जो है वो इटली के लीडिंग फिगर थे। इसी तरह से कावूर जो दिया हुआ है वो ब्रिटेन से नहीं, इटली के लीडिंग फिगर थे। लेकिन जो डी ऑप्शन है मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया, ये ऑप्शन सही है, यानी कि तो 29 क्वेश्चन हमारा है उसका आंसर है डी। मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड थे, एक लीडिंग फिगर थे वहाँ के, ये बेसिकली वहाँ पे चांसलर रहे थे। आप 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, गलत मिलान को पहचानना है, इनकरेक्ट जो मैच है उसको पहचानना है। तो इसमें हमें दिया हुआ है रीन्यूएबल रिसोर्सेज सोलर एनर्जी, ये ठीक है क्योंकि सोलर एनर्जी जो होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नवीनीकरण संसाधन होते हैं, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। नॉन रीन्यूएबल सोर्स कोल, ये भी ठीक है क्योंकि जो कोयला होता है वो अनवीनीकरण का स्रोत होता है। इसी तरह से थर्ड है बायोटिक रिसोर्सेज, तो बायोटिक रिसोर्सेज में मेटल, ये ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि मैचिंग यहाँ गलत है। बायोटिक रिसोर्स मेटल नहीं होता, अबायोटिक रिसोर्स में रॉक, ये भी ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनकरेक्ट जो मैच है हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें सी जो है वो इनकरेक्ट मैच है, तो यानी कि 30 क्वेश्चन जो हमारा है उसका आंसर होगा सी। 31 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट एरिड सोयल। एरिड सोयल मतलब मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली जो मिट्टी होती है। तो उसमें स्टेटमेंट दी हुई है 4, तो हमें ये पहचानना है कि कौन सी करेक्ट है। तो सबसे पहले दी हुई है रेड एंड ब्राउन इन कलर, कलर में जो है लाल और ब्राउन यानी कि भूरी होती है। सेकंड सैंडी एंड सलाइन, तो सैंडी सलाइन का मतलब होगा रेतीली और लवणीय होती है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है हाई ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर और इवेपोरेशन इज फास्टर। तो ऊपर की तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि एरिड सोल के बारे में तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर है यानी कि जो हम ऑप्शन चुनेंगे वो डी रहेगा, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप 32 क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल ईजी है, ये एग्रीकल्चर वाला जो आपका पार्ट है लेसन जो है उसी में से आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, जो एग्रीकल्चर वाला जो लेसन है उसमें सॉइल एंड सॉइल प्रॉपर्टीज़, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप ठीक से स्टडी करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। गलत मिलान की पहचान करिए, तो क्या करना है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। तो इनकरेक्ट मैच में भी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला जैसे ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी यानी कि जो गन्ने की कृषि। दूसरा है ब्लैक सोइल, कॉटन कल्टीवेशन। इसके अलावा तीसरा लैटराइट है जो काजू की कृषि के लिए, और लाल मृदा यानी कि रेड जो सॉइल होती है वो सेब की कृषि के लिए। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको चुनना है। तो फर्स्ट जो है हमारा जलोढ़ वो गन्ने की कृषि के लिए ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए ठीक है। लैटराइट जो होती है
वो काजू की कृषि के लिए, लेकिन जो लाल मिट्टी होती है वो सेब के लिए नहीं होती। यानी कि लाल मिट्टी में सेब की जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी है, यानी कि डी इनकरेक्ट आंसर है। आप 33 क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 क्वेश्चन में भी हमें ये करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की कॉफ़ी के संदर्भ में असत्य है? तो विच फॉलोइंग अमंग द इनकरेक्ट अबाउट कॉफ़ी कल्टीवेशन इन इंडिया? तो फर्स्ट वन इज इंडियन कॉफ़ी इज नोन फॉर द वर्ल्ड फॉर इट्स क्वालिटी। तो भारत की कॉफ़ी पूरी दुनिया में क्वालिटी के लिए जानी जाती है, ये करेक्ट है। लेकिन हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बर्डन हिल्स। तो बाबा बुदन जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इसका उत्पादन आरंभ हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द अरेबिक वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम जापान। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैसे आप नाम से भी देख सकते हैं अरेबिक वैरायटी, तो अरेबिक जो है वो जापान से नहीं आएगी। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है और ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो हमारा जो आंसर है वो सी। लेट्स सी द स्टूडेंट व्हाट इज गिवन इन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ वी हैव 34th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो ट्रू स्टेटमेंट जो हमें फाइंड करनी है एलुवियल सॉइल के बारे में। तो फर्स्ट दी हुई है दी सॉइल आर वाइट इन कलर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेकंड वन इज इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। थर्ड वन इज दी सॉइल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो डी इज़ दी सॉइल आर वेरी फर्टिल, यानी कि यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू स्टेटमेंट। तो डी जो है ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि 34 क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा। अब 35 क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 क्वेश्चन में दिया हुआ है डीजल किस प्रकार का संसाधन है। तो डीजल को हमें देखना है। तो हमें यहाँ पे दिए हुए नवीनीकरण, जैव, संभावी और अनवीनीकरण, यानी कि रीन्यूएबल, बायोटिक, पोटेंशियल और नॉन रीन्यूएबल। तो हम जानते हैं कि जो डीजल है वो जो है नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो 35 क्वेश्चन का हमारा आंसर डी। आप 36 क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें हमें उसी तरह से चूज़ करना है। इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें हमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है, देश के आर्थिक विकास के लिए सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में नीचे दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और सेकंड स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है हिंदी में, सतत पोषी विकास यह निश्चित करता है कि उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर दैट एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेजर आर अडोप्टेड टू कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करती है। तो यहाँ हमारा आंसर ए होगा। 7 क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है उसमें भी पहले एक्सेप्शन दिया हुआ है, उसके बाद उसका रीज़न दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम रीड आउट करते हैं। फिशरी कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो जो मछली पालन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। और सेकंड वन इज फिशरी डिपेंड डायरेक्टली अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को क्लैरिफाई करती है। तो ऑप्शन में से हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, फर्स्ट। तो स्टूडेंट 38 क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर जय इज़ द रेजिडेंट ऑफ ए इमेजिनरी कंट्री कॉल्ड पालमपुर। तो पालमपुर को एक कंट्री माना गया है, और इसमें जो रेजिडेंट है यानी कि निवासी है मिस्टर जय। इट इज़ ए डेवलप कंट्री। तो हमें ये दिया गया है कि डेवलप कंट्री है। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर हैज़ कंट्री माइट। तो कौन कौन सी फीचर हो सकती हैं। फर्स्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल इनकम, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमें इसमें से ऑप्शन चुनना है। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो डेवलप कंट्री है उसमें हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो नहीं होना चाहिए।
तो हमारे पास पहले ऑप्शन में A1 1 करेक्ट, सेकंड में 2 करेक्ट और सी में दिया हुआ है 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन यानी कि आंसर सी है, क्योंकि हमें सेकंड को छोड़ देना है इसमें। तो स्टूडेंट 39 क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं। तो किस कानून द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के लिए रोजगार को सुनिश्चित किया था? तो गवर्नमेंट की जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी 2005 में थी, इंश्योर मिनिमम 100 डेज वर्क। तो इसमें दी हुई है लेट गो टू स्कूल, सेकंड है फूड फॉर वर्क, थर्ड वन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और फोर्थ है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो स्टूडेंट इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो सी है। अब 40 क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन कानून से तमिल श्रीलंका में बेगानापन महसूस करते हैं? जो तमिल लोग हैं उनको बेगानापन महसूस होता है, किस कारण से? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कानून द्वारा सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई, थर्ड दिया हुआ है नए संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार बौद्ध धर्म मत को संरक्षण व बढ़ावा देगी। तो तीनों ही ऑप्शन इस तरह के हैं कि इससे हमें पता चलता है कि जो तमिल लोग हैं उनको श्रीलंका में बेगानापन महसूस होता है। तो ऊपर के तीनों ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं। तो इसमें हम डी ऑप्शन जो है हमारा यानी। तो स्टूडेंट 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट, बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन किए और इसका कारण दिया हुआ बेल्जियम में डच भाषी व फ्रेंच भाषी लोगों के बीच मध्य में जो है तनाव बढ़ रहा था। तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या ट्रू नहीं है। इसको हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे बेल्जियम हैज़ ब्रॉट 4 अमेंडमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम वाज इंक्रीजिंग। तो दोनों स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का। तो इसमें हमारा आंसर ए होगा, यानी कि जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ए है। तो स्टूडेंट 42 क्वेश्चन जो है विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। जो संघ सूची होती है उसमें कौन सा सब्जेक्ट इसका नहीं है? डिफेंस, मैरिज, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। तो हम जानते हैं डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, कम्युनिकेशन वो भी यूनियन लिस्ट में आता है, तो मैरिज एंड ट्रेड जो है ये यूनियन लिस्ट में नहीं आते। तो हमारा जो आंसर इसमें हो जाएगा 2 एंड 4, यानी कि मैरिज एंड ट्रेड्स ये यूनियन लिस्ट में नहीं आते। तो हमारा आंसर इसका हो गया बी। 43 जो हमारा क्वेश्चन है, अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है और वहाँ अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतें या इच्छाओं की अवहेलना करता है, तो इसमें अल्पसंख्यकवाद, सामंतवाद, बहुसंख्यकवाद या फिर कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा बहुसंख्यकवाद। तो 43 क्वेश्चन का आंसर बहुसंख्यकवाद रहेगा। 44 क्वेश्चन देखते हैं। तो 44 क्वेश्चन में हमें क्या करना है? जो मिसमैच है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मिसमैच में हमें दिया हुआ जैसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी में दिया हुआ कमिंग टुगेदर फेडरेशन स्विट्ज़रलैंड, सी है कमिंग टुगेदर फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया और डी कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिया। अब हम ये जानते हैं कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों कमिंग टुगेदर फेडरेशन में है, जबकि डी इंडिया जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में नहीं है, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में है। तो इसमें हमारा आंसर, क्योंकि हमें मिसमैच ढूंढना है तो मिसमैच है इसमें डी, यानी कि 44 का हमारा आंसर डी है। अब इसके बाद 45 क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है? तो हमें हेडक्वार्टर बताना है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ, विश्व व्यापार संगठन और एमएसटी इंटरनेशनल। तो इसमें हमारा आंसर बी है। 46 क्वेश्चन जो स्टूडेंट दिया हुआ है, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला करने का अधिकार किस सरकार को है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार और कोई नहीं। तो सामुदायिक सरकार यानी कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो बेसिकली फैसले लेती है, उनके पास पावर होती है टू मेक लॉ रिलेटेड टू कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू बेल्जियम। तो 46 क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब सेक्शन सी हमारे पास है, सेक्शन सी में देखते हैं। तो सेक्शन सी में
सबसे पहले एक टेबल दी हुई है, यानी कि जो केस स्टडी होती है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा पहले। तो हमारे पास है हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ आंकड़े। तो सबसे पहले स्टेट के नेम दिए हुए हैं, उसके बाद शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 ये दिया हुआ है, साक्षरता यानी कि जो लिटरेसी रेट है वो है, उसके बाद जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट में जो शिशु मृत्यु दर है, हरियाणा में 30, केरल में 10, बिहार में 35। जो रेट ऑफ लिटरेसी है वो 82, 94 एंड 62। तो टेबल को देख के हम नॉर्मली क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, लेकिन टेबल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, साथ साथ भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारा 47 क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है 61, 83 और 43। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केरल। तो हमारा 47 का जो आंसर है बी, केरल। आप 48 क्वेश्चन में देखें, इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है, लिटरेट है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो उसको भी हम देख सकते हैं, हरियाणा में 82, केरल में 94 और बिहार में 62। तो हमारा ऑप्शन 92 यानी कि केरल है। तो 48 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, केरल। 49 क्वेश्चन को देखें, इसमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। तो इसमें हम यहाँ टेबल में अगर देखें तो टेबल में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो बिहार में। तो हमारा जो 49 क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन बी, बिहार में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है। अब केरल की साक्षरता दर कितनी है, तो हम टेबल में देख सकते हैं केरल में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, तो केरल का दिया हुआ है 94। तो 94% जो है लिटरेसी रेट है केरल में। तो 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 94%। तो 51 क्वेश्चन में जो हमारा है, तो इसमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे कम है। तो सबसे कम अनुपात बताना है, तो केरल, बिहार, हरियाणा और इसमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा बेसिक आइडिया भी लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड बेसिकली इंडिया में अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे कम है। इसके अलावा जो हाईएस्ट रेट एजुकेशन का है वो केरल में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन के आंसर है उसका आप कॉमनली आइडिया लगा सकते हैं। तो अब इसमें जो है सबसे कम अनुपात, तो हमारा इसमें आंसर बिहार होगा, यानी कि बिहार में माध्यमिक स्तर पर स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनका अनुपात सबसे कम है। 52 क्वेश्चन, हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि जो लिटरेसी रेट है हरियाणा में वो कितना है। तो हमने वो टेबल में देखा 82% है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो 53 से और 58 तक है वो बेसिकली हमारे एक पैसेज दिया हुआ क्वेश्चन में पेपर में। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग, तो इस पैसेज को अगर पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। अब आप ये जानते हैं हिस्ट्री का जो पहला लेसन है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात हिस्ट्री में एक ही लेसन आ रहा है और वो भी 10 मार्क्स के लिए है। तो अगर आपको हिस्ट्री में 10 में से 10 मार्क्स चाहिए तो आपको जो लेसन है, बुक में जो लेसन दिया उसकी स्टडी अच्छी सी करनी चाहिए ताकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब अगर आपने लेसन ठीक से पढ़ा है तो आपको पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे 53 क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो बेसिकली 1789 में हुई थी। तो इसका हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था, तो इससे क्या हुआ, राजतंत्र की समाप्ति हो गई थी, यानी कि राजतंत्र जो है वो खत्म हो गया था और गणतंत्र का जो है जो आरंभ शुरू हुआ था। अब 55 क्वेश्चन देखें, राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के द्वारा हुई, यानी कि नेशनलिज्म जो है वो किस क्रांति के बाद स्टार्ट हुआ। तो इसमें हमारा आंसर आएगा बी, फ्रांसीसी क्रांति। और 56 क्वेश्चन अगर हम देखें, फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा की थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा की गई थी, तो इसमें राष्ट्र का गठन राजा के द्वारा होगा, राष्ट्र का गठन वरिष्ठ जनों के द्वारा होगा, राष्ट्र का गठन जनता के द्वारा होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सी आएगा, क्योंकि फ्रांस क्रांति के बाद जो है देश आज़ाद होने पर तो जो राष्ट्र के जो गठन वो जनता के द्वारा होना निश्चित हुआ था। अब 57 क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो इसमें राष्ट्रवाद आएगा, ऑप्शन ए, राष्ट्रवाद के बाद ही अलग अलग राज्यों का निर्माण होना आरंभ हुआ था। और 58 क्वेश्चन देखते हैं। तो 58 क्वेश्चन में राष्ट्रीय राज्यों के उदय का परिणाम क्या हुआ। तो इसमें परिणाम क्या हुआ, साझी पहचान और साझी विरासत का भाव आना शुरू हो गया।
तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास सेक्शन डी है जो मैप बेस एक्सरसाइज है। तो मैप बेस में हमारे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 59 और 60 जो क्वेश्चन है। तो राजनीतिक मानचित्र में ए से बांध को दर्शाया गया है, तो इसकी पहचान करनी है। तो ए में जो बांध दर्शाया गया, तो हम पहले पोजीशन को देख लेते हैं। तो ये हमारी पोजीशन कहाँ है, तो ए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ए। तो इसमें कौन सा मैप बांध हो सकता है वो देखना है। तो पहला दिया हुआ है सलाल, सरदार सरोवर, टिहरी और तुंगभद्रा। तो इसका आंसर डी है, तुंगभद्रा। तो ए में जो है हमारा आंसर तुंगभद्रा, यानी कि डी ऑप्शन आएगा। और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी मानचित्र में बी से सूत के प्रमुख उत्पादक राज्यों को दर्शाया गया है। सूत मतलब जो कॉटन होता है। तो विकल्प में सही चयन कीजिए। तो अगर हम बी पोजीशन पहले मैप में देखें कि मैप में बी कहाँ है, तो ये आप देख सकते हैं बी पोजीशन यहाँ है। और ये कौन सा स्टेट है, ये गुजरात है। तो इसमें हमारा आंसर गुजरात आएगा। तो ऑप्शन में पहला है गुजरात है, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि यहाँ पे हम गुजरात भरेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने अपना पूरा जो पेपर है वो सोल्व कर लिया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टोटल 60 क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो इस पेपर को आप सोल्व करेंगे और दोबारा भी अगर एग्ज़ाम से पहले इसको आप सोल्व करने की ट्राई करेंगे तो आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। तो इसको एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए